हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने सारी ट्रेडिशनल एनएलपी टेक्निक्स जो थी वो सब देखी। ठीक है, हमने लास्ट में लेक्चर एंड किया था अपने स्मूथिंग टेक्निक से, एडवांस स्मूथिंग टेक्निक से। तो आज हम लोग मॉडर्न एनएलपी नहीं शुरू कर रहे हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स बीच में पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा रह गया था। क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम कुछ करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें काम आएगी। उसकी भी हम लोग थ्योरी देखेंगे, मतलब समझेंगे कि क्या होता है। अभी कोड करके नहीं देखेंगे, कोड करके हम लोग देखेंगे बाद में, पहले ख़त्म हो जाए, थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो जाए फिर साथ में करेंगे। मतलब अगर खुद से करना चाहते हैं आप लोग तो देर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज। आप एक आध गूगल सर्च करिए अपने इन सारे टॉपिक्स पे और फिर कुछ एग्जाम्पल करिए, पर बाद में हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुराने साथी लोग, और those who are new, welcome to my YouTube channel. There are multiple lectures on NLP and side by side operating system is also going on. तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो अच्छा लगे पढ़ते रहिए, कंप्लीट होएगा सब कुछ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। मतलब एनएलपी में एल्गोरिदम डायरेक्ट रन करने से पहले कुछ भी प्री प्रोसेसिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या क्या होती है, और बहुत ज़्यादा हैंडफुल होती है और क्यों करते हैं, वो चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब एकदम सिंपल भाषा में देखा जाए तो इसका होता है हाउ टू प्रोसेस अ वर्ड इन सच अ वे दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए टोकनाइजेशन करते हैं। ओके, टोकनाइजेशन ऊपर ऊपर समझ में आ गया। अभी जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है, आई लव माई पेट एंड आई लव माई पैरट। अब हम क्या किए कि क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए ये सारी चीज़ें, तो हमने हर वर्ड को एक नंबर दिया। तो आई लव माई 1 2 3 लिखा हुआ है, पेट पे 4 लिखा हुआ है। अब अगर हम आई लव माई पैरट लिखेंगे तो क्योंकि आई लव माई को पहले ही नंबर असाइन हो गया 1 2 3, तो हमें उसको असाइन करने की जरूरत नहीं है, पैरट को नया नंबर असाइन होगा 5। अब 1 2 3 4 को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक वेक्टर हो गया जिसमें कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 5। और इन दोनों के बीच में हम सिमिलैरिटी फाइंड करके बता सकते हैं कि हाउ मच क्लोज द सेंटेंस आर। ओके, तो टोकनाइजेशन मतलब करने का तरीका यही होता है कि अगर हम कुछ भी प्रोसेसिंग, कुछ प्रॉपर एल्गोरिदम रन कराना चाहते हैं तो पहले वर्ड्स या सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करें कि कंप्यूटर समझ पाए। ठीक, यही होता है टोकनाइजेशन का पर्पज। ओके, आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देखा आई लव माई पेट्स, तो आई लव माई पेट्स एंड आई लव माई पैरट। अभी ये मल्टीपल लेवल्स पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ क्या होता है, मल्टीपल सेंटेंसेस से बना होता है। तो हम सेंटेंस टोकनाइजर यूज कर सकते हैं ना। अगर हमें समराइजेशन करना है तो हम सेंटेंस टोकनाइजेशन यूज करेंगे। ठीक, तो S1 S2 S3 ऐसे ऐसे हो जाएगा। और अगर सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, उसमें वर्ड टोकनाइजेशन यूज करेंगे। तो W1 W2 W3 जैसा हमने पहले देखा, पिछले वाले पेज पे देखा, ऐसे मल्टीपल लेवल पे हो सकता है। सेंटेंस टोकनाइजेशन भी हो सकता है, वर्ड टोकनाइजेशन भी हो सकता है, कैरेक्टर टोकनाइजेशन भी हो सकता है। लेकिन कैरेक्टर टोकनाइजेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रहते हैं हम लोग। और भी होते हैं, सिलेबल लेवल पे होता है, वो जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे देखेंगे हम लोग। ओके, अभी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, आई लाइक पेट्स दस आई हैव अ पेट। ओके, इसके टोकनाइजेशन करें तो इसको नंबर असाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ टोकन्स कितने हुए, 8। लेकिन नंबर टाइप ऑफ वर्ड कितने हुए, 7। ये सिंपल एक एग्जांपल लिखा है। तो यहाँ से TTR निकाल सकते हैं ना। TTR याद है, टाइप टू टोकन रेशियो। टाइप टू टोकन रेशियो शुरू में पढ़ाया गया था, तो आप देख लीजिएगा पुराने शुरुआत के लेक्चर में जाके, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो। और टोकनाइजेशन करने के लिए हमें खुद के फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, NLTK करके लाइब्रेरी है पाइथन में, या फिर खुद के सिंपल स्ट्रिंग फंक्शन लिख लिया, यूनिक्स के कोड लिख लिए, सब हो सकता है। ठीक, जिसको मतलब थोड़ा आगे पढ़ना है तो वो NLTK लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर ले। उसमें वर्ड टोकनाइजर होता है, तो सेंटेंस टोकनाइजर भी होता है। तो दे कैन डू, यू कैन सी व्हाट एक्चुअली टोकनाइजर इज डूइंग। अभी इश्यूज क्या क्या आते हैं, टोकनाइजेशन तो हमने कर लिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसमें दिक्कतें नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो इशू होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है KMPH। इसको अगर हम एक्सपैंड करें, किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका ये सिंगल वर्ड है या फिर 4 वर्ड है, क्या करें, कन्फ्यूजन होगी, तो ये दिक्कत होती है। सेकंड क्या है, USA। USA इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर USA खुद में एक सिंगल वर्ड होता है।
ठीक। तमिलनाडु, तमिलनाडु इज अ सिंगल नेम ऑफ अ स्टेट, लेकिन अगर वर्ड टोकनाइजर से जाएंगे तो इट कैन गिव टू, तमिल एंड नाडु, अलग अलग हो जाएगा, तो इससे दिक्कत हो रहेगी। अब जैसे हाउ आर एंड कांट लिखा हुआ है, तो एपस्ट्रॉफ का भी यूज से दिक्कत हो जाती है। बेसिकली दीज आर टू वर्ड्स, हाउ एंड आर, कांट इज कैन नॉट, तो ओके ये इश्यूज होते हैं। अभी लैंग्वेज स्पेसिफिक इश्यूज भी होते हैं। लैंग्वेज स्पेसिफिक इश्यूज मतलब फ्रेंच में जाएंगे तो अलग दिक्कत होगी, जर्मनी में जाएंगे, जर्मन में जाएंगे तो अलग दिक्कत होगी, संस्कृत में जाएंगे तो पता चला एक ही वर्ड बहुत सारे संधियों से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें अलग दिक्कत होगी। भाई अलग अलग करें या फिर एक वर्ड को एक दें। और क्या होता है कि हाउ टू डिसाइड अ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब कैसे हम बताएं कि अगर सेंटेंस टोकनाइजर में जा रहे हैं तो हम कैसे बताएं कि सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। जैसे फुल स्टॉप हम लोग यूज करते थे ना, फुल स्टॉप को फॉर्मल भाषा में पीरियड बोला जाता है। पीरियड कैन बी यूज्ड इन एक्रोनिम्स ऑल्सो, जैसे KMPH में K.M.P.H लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस को एंड कैसे करते हैं? फुल स्टॉप से यूज करते हैं, कई बार क्वेश्चन मार्क से यूज करते हैं, कई बार एक्सक्लेमेशन मार्क से यूज करते हैं। तो हाउ टू डिसाइड वेदर अ पीरियड इज एंडिंग द सेंटेंस और नॉट, तो दैट बिकम्स एम्बिग्यूअस। ओके, इसको हैंडल करने के लिए कुछ कुछ क्लासीफायर यूज होते हैं, पर वो हम लोग नहीं देखेंगे। NLTK कैन हैंडल इट प्रॉपरली। और टैग्स भी यूज होता है, आगे जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ में आएगा। बट टोकनाइजेशन के ये इश्यूज थे। ओके, यहाँ पे टोकनाइजेशन खत्म हो गया। अभी आता है सेकंड, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि सबको एक फॉर्म मिला है। जैसे M.P.H है तो उसको MPH लिखेंगे, दैट मीन्स इट इज इक्वलेंट टू MPH। व्हाट वी आर सेइंग इज इम्प्लिसिटली डिफाइन इक्वलेंस क्लासेस ऑफ टर्म्स। खुद से डिसाइड करें कि इट इज इक्वलेंट टू व्हाट। सो U.S.A इज USA विदाउट पीरियड्स ऑल्सो। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। मतलब जो पंक्चुएशंस और ये सारी चीज़ें हटा के जो वर्ड बनता है विथ प्रॉपर मीनिंग, उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये एक चीज़ हुआ। तीसरा क्या होता है? केस फोल्डिंग। केस फोल्डिंग में क्या करते हैं कि सिमिलर केस में लाते हैं, चाहे अपर केस में चाहे लोअर केस में। यहाँ पे लिखा है रिड्यूस ऑल लेटर्स टू लोअर केस। However, it is dependent on the task. Obviously, it is dependent on the task. For example, हमारी कक्षा क्या है? सही पढ़ाई। तो S कैपिटल P कैपिटल हुआ तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि बीच में कोई एक टर्म है, एंटिटी है, that is not with the flow of sentence, but that is a single entity. It has its own meaning. It is a noun. Similar thing goes with capital U and capital S. That we will study as US, and if it is small, then us. So it brings difference between how we are perceiving the word. Okay, तो ये था केस फोल्डिंग। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन, केस फोल्डिंग, टोकनाइजेशन, ये तीन चीज़ें देख ली हमने। नेक्स्ट देखते हैं लेमेटाइजेशन। तो लेमेटाइजेशन क्या कहता है कि रिड्यूस द वर्ड्स टू द बेस फॉर्म। जैसे ट्रक, ट्रक्स, ट्रक एपस्ट्रॉफ एस, ट्रक्स एपस्ट्रॉफ, इन सबको किस में लाए हम? ट्रक में लाए। एम, आर, इज, ये सारे कौन से में है? किसको कहते हैं? बी। दीज आर वर्ब्स, राइट। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ लेमेटाइजेशन, मतलब सारे वर्ड्स को बेस फॉर्म में लाएं ताकि एम्बिग्यूटी थोड़ी रिड्यूस हो। इसके लिए भी लाइब्रेरी बनी हुई है। NLTK में वर्डनेट लेमेटाइजर आता है, यू कैन यूज एंड यू कैन लेमेटाइज द वर्ड्स डायरेक्टली। नाइस, लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ वन इज स्टेमिंग। तो स्टेमिंग जानने से पहले एक चीज़ जानते हैं, मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ द वर्ड्स आर बिल्ट अप from smaller meaningful units, and these smaller meaningful units are called as morphemes. Okay, so morphemes are of two types, stems and affixes. stems मतलब क्या होता है? core meaning bearing unit, मतलब जो उसका core meaning, जो यूनिट उसका core meaning रख रही है उसको कहते हैं stems। और बाद में क्या आते हैं? affixes। affixes क्या होते हैं? prefix हो सकते हैं, suffix हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेमिंग का प्रोसेस क्या होता है? स्टेमिंग क्या करता है? स्टेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग टर्म्स टू देयर स्टेम वर्ड, ताकि जितने भी सारे उसके वेरिएशन है सबको एक मिलाया जाए और फिर वी कैन यूज इट डायरेक्टली टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर। फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग दिस वर्ड स्टडिंग, स्टडीज, स्टडीड। ठीक है, व्हेन वी डू द स्टेमिंग ऑन दिस वी गेट अ वर्ड कॉल्ड एज स्टडी। तो ये थे प्री प्रोसेसिंग टेक्निक। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ज़्यादा हैंडी चीज़ होता है, उसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो उस पर प्रॉपर अलग से लेक्चर वीडियो बनेगा, ऐसे थ्योरेटिकली समझाने में उसका कोई मतलब नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशंस एकदम अच्छे से देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये सब भी यूज़ होता है
ये सारे क्या है, प्री प्रोसेस करना। पहले हम टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं कि कंप्यूटर कैसे समझे। जब कंप्यूटर समझेगा तब हम उस पर अपने एल्गोरिदम लगा सकते हैं, तब हम उस पर न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन कर सकते हैं, बड़े डीप नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मैथ एंड दीज वर्ड्स हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्विवेलेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई। तो सबको जब एक फॉर्म में ला देते हैं, जितना अच्छी प्री प्रोसेसिंग होती है उतना अच्छा अपना एल्गोरिदम होता है। दैट ओके, सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर. In the next lecture, we will study TF-IDF algorithm. So TF-IDF is term frequency, inverse document frequency. We will see it in detail. और वो उसकी भी थ्योरी पढ़ेंगे, अभी प्रैक्टिकली सब बाद में होगा। तो देखेंगे कि कैसे एक्चुअली कोई एल्गोरिदम रन करता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, और क्या होता है। उसके बाद टाइम मिला तो नाइव बेस्ड एल्गोरिदम में देखेंगे, जो कि स्पैम क्लासीफायर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारी मेल जो स्पैम में जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। नहीं तो फिर TF-IDF के बाद हम एडवांस NLP टेक्निक शुरू कर देंगे। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट अगेन, बाय।